नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। काका के डिंपल कपाड़िया से रिश्ते, शराब की महफिलों और बाद के दिनों में स्टारडम के धुंधलेपन के कुछ असल किस्से यासिर उस्मान की किताब से उधार। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, राजेश खन्ना बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेताओं में गिने जाते हैं। लुभावनी मुस्कान, चंचल शरारतें और चमकदार चेहरे वाले इस हीरो की लड़कियां जबरदस्त दीवानी थी। बताने वाले बताते हैं कि लोकप्रियता का आलम ऐसा था कि शाहरुख खान की मौजूदा लोकप्रियता को 5 गुना कर दीजिए। राजेश खन्ना की जिंदगी पर हाल ही में पत्रकार यासिर उस्मान ने एक किताब लिखी है, राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार। इसका हिंदी अनुवाद कुछ तो लोग कहेंगे नाम से उपलब्ध है। इसमें राजेश खन्ना की निजी जिंदगी, डिंपल कपाड़िया से उनके रिश्ते और बाद के दिनों में उनके स्टारडम के धुंधलेपन को किस्सों और भावुक कर देने वाले विश्लेषण के जरिए बयां किया गया है। काका के प्रशंसकों के लिए ये किताब मस्ट रीड है। पेश है दोस्तों आज इसके कुछ अंश। स्टारडम एक मृग तृष्णा की तरह था। वो सुनहरा सा चमकता हुआ बेहद करीब नजर आता, मगर राजेश खन्ना जितना उसके पीछे भागते वो और भी दूर होता चला जाता। ये दौड़ राजेश खन्ना को हताश करती जा रही थी। ऐसे हालात में वो अपने आसपास एक दीवार सी खड़ी कर लेते थे, किसी को अपने करीब नहीं आने देते थे। डिंपल की करीबी रही एक मशहूर फिल्म पत्रकार ने उन दिनों डिंपल की हालत बयां करते हुए लिखा, डिंपल की आंखों में अब इंतजार की एक उदास चाहत रहती थी। वो चाहती थी कि राजेश खन्ना उनके साथ वक्त बिताए। राजेश उनके पास नहीं होते थे तो उन्हें पाने की चाहत और बढ़ती चली जाती थी। डिंपल ने एक लंबा इंटरव्यू देकर अपने दिल का हाल सुनाया था। इस इंटरव्यू के आधार पर आशीर्वाद में गुजरते डिंपल के दिन रात की कहानी सामने आई थी। देर शाम जब राजेश खन्ना लौटते तो डिंपल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। अक्सर अपने मास्टर बेडरूम के बाहर टेरेस पर दोनों साथ साथ बैठते थे। राजेश खन्ना ना जाने किस गहरी सोच में डूबे हुए एक के बाद एक सिगरेट खत्म करते जाते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई गम उन्हें खाए जा रहा है। परी कथाओं जैसी शादी के बाद डिंपल राजेश खन्ना की पत्नी तो बन गई थी, लेकिन इस शादी में वो बराबर की भागीदार शायद नहीं बनी थी। पल पल गिनती डिंपल इस उम्मीद में उनके साथ बैठी रहती कि ना जाने कब काका कुछ बोल पड़े। शायद वो उनसे पूछें कि वो कैसी है, उनका दिन कैसा बीता, या उन्हें बताए कि वो खुद किस तनाव से गुजर रहे हैं, कौन सा गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। लेकिन राजेश कुछ नहीं बोलते, बस गहरी सोच में खोए सिगरेट पर सिगरेट फूंकते रहते। दोनों में बातें अब बहुत कम होती थी। अब इनके बीच एक नया रिश्ता बन गया था, गहरी खामोशी का रिश्ता। आखिरकार अपनी सिगरेट को एश ट्रे में डालते हुए वो डिंपल की तरफ देखते। इन पलों में डिंपल की उम्मीदें बढ़ जाती कि अब शायद वो लम्हा आ गया जब उन दोनों में दिल की कोई बात होगी। शायद वो कुछ बताएं, मगर राजेश खन्ना बस इतना ही पूछते, बच्चों ने आज क्या किया। राजेश खन्ना के ढलते कैरियर के बोझ तले उनकी शादी भी पिसने लगी थी। इन्हीं मुद्दों को लेकर अब दोनों के बीच झगड़े भी शुरू हो गए थे। फिल्म मैगजीन्स में राजेश खन्ना और डिंपल की निजी जिंदगी को लेकर तरह तरह की बातें छप रही थी। एक तरह से इनके निजी रिश्ते का मीडिया ट्रायल हो रहा था। एक लेख में तो ये तक छपा कि राजेश खन्ना ने डिंपल की पिटाई तक कर दी है। ऐसी खबरें पहले से ही उलझे हुए राजेश और डिंपल के रिश्ते पर और ज्यादा दबाव डाल रही थी। आखिरकार खबर आई कि राजेश खन्ना के बर्ताव से तंग आकर डिंपल ने आशीर्वाद छोड़ दिया है
और अपने पिता के घर चली गई हैं। डिम्पल ने बताया कि फिर मैंने पापा के घर वापस जाने की गलती कर दी। मैंने जाते वक्त ये सोचा तक नहीं कि वो आखिरी जगह है जहां मुझे जाना चाहिए था, खास तौर पर उस वक्त जब मेरे और काका के बीच बहुत ज़्यादा गलतफहमियां थी। मैं ट्विंकल को अपने साथ ले गई और काका के साथ बातचीत करने तक से इनकार कर दिया। यही नहीं, मैंने तो तलाक के कागजात भी तैयार करवा लिए। ये मुद्दा मीडिया में खूब चर्चा में रहा। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि डिम्पल फिल्मों में वापसी करना चाहती है और दोनों के बीच लगातार होते झगड़ों की वजह भी यही है। डिम्पल अपने पिता के घर थी और राजेश खन्ना 1 महीने की आउटडोर शूटिंग के लिए कश्मीर चले गए। 1 महीने तक डिम्पल इस नाजुक रिश्ते की उलझनों में उलझती रही, घुटती रही। इसके बाद डिम्पल आशीर्वाद में वापस लौट आई। उनके और राजेश के रिश्ते में तो ज़्यादा कुछ नहीं बदला, लेकिन इस घटना के बाद डिम्पल ने खुद को बदलने और हालात से समझौता करने का फैसला कर लिया। किसी भी रिश्ते की उलझन सुलझाने के लिए सबसे जरूरी होता है बात करना, अपने दिल का हाल बयां करना, मगर ये राजेश खन्ना का मजबूत पक्ष कभी नहीं रहा। डिम्पल ने तो राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते का गुबार अपने इंटरव्यूज में निकाल दिया था, मगर राजेश ने कभी इस तरह खुलकर कुछ नहीं कहा। अपने रिश्तों के बारे में बात करते हुए सालों बाद राजेश खन्ना ने अपनी गलती कबूलते हुए माना कि उस दौर में उन्होंने अपने चारों तरफ एक दीवार सी खींच ली थी। वो डिम्पल के साथ अपने मन की कोई बात नहीं बांटते थे। इस बर्ताव ने उनके रिश्ते को बहुत नुकसान पहुंचाया। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अगर मैं अपने आप को उसके हवाले कर देता तो शायद वो सब संभाल पाती, लेकिन मैं अपने आप में सिमट गया। 14 महीनों के लिए मैंने अपने आसपास एक दीवार बना ली, लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिया, नई फिल्में साइन करना छोड़ दी। हर दिन मेरा आत्मविश्वास जैसे कम होता जा रहा था। उन दिनों मैं लगातार फिक्र में डूबा रहता था और आत्महत्या के बारे में भी सोचता रहता था। राजेश खन्ना अपने आसपास के लोगों से कटते चले गए। अगर अंजू महेंद्रू उनकी कामयाबी नहीं संभाल पाई तो डिम्पल उनकी नाकामी नहीं संभाल सकी। बाद में दिए इंटरव्यू में डिम्पल ने कबूल किया कि उनकी शादी एक स्वांग थी, लेकिन इस बात को स्वीकार करने में उन्हें कई साल लग गए। शायद दिल ही दिल में वो ये मान चुकी थी कि राजेश के लिए वो सही पत्नी नहीं बन सकती। अपने इसी इंटरव्यू में डिम्पल ने कहा था कि काका को मुमताज से शादी करनी चाहिए थी, वो उनके लिए सही हमसफर होती। नमक हराम वो पहली फिल्म थी जिससे सही मायने में फिल्म इंडस्ट्री में स्टारडम राजेश खन्ना से अमिताभ बच्चन की तरफ सरकने की शुरुआत हुई। खुद राजेश खन्ना की भी यही सोच थी। सालों बाद एक मूवी पत्रिका को दिए इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने कहा कि जब मैंने लिबर्टी सिनेमा में नमक हराम का ट्रायल शो देखा तो मैं समझ गया कि मेरा दौर अब बीत चुका है। मैंने ऋषि दा से कहा, ये रहा कल का सुपरस्टार। लेकिन इसी दौर से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। जब नमक हराम की शुरुआत हुई थी तो राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और अमिताभ एक फ्लॉप एक्टर। राजेश खन्ना के पास शूटिंग के लिए डेट्स नहीं थी, जबकि अमिताभ के पास वक्त ही वक्त था। इसीलिए अमिताभ के हिस्से की ज्यादातर शूटिंग पहले ही निपटा ली गई। फिल्म के रसेज जब डिस्ट्रीब्यूटर्स के एक ग्रुप को दिखाए गए तो उस समय फिल्म में अमिताभ बहुत ज्यादा दिख रहे थे और राजेश खन्ना बहुत कम। डिस्ट्रीब्यूटर्स को लगा कि फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन हैं और राजेश खन्ना गेस्ट अपीयरेंस कर रहे हैं। वो फ्लॉप एक्टर अमिताभ की फिल्म को खरीदने में हिचक रहे थे, मगर ऋषिकेश मुखर्जी सीनियर फिल्मकार थे और उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा था। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म को सीधे रिजेक्ट नहीं करना चाहते थे। लिहाजा कुछ सीन देखकर एक के बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म में कमियां निकालने लगे। आखिर में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अमिताभ और उनके कानों को ढकने वाले हेयर स्टाइल पर निशाना साधते हुए कहा,
आपका हीरो बंदर की तरह लगता है, उससे कहिए कि कम से कम ढंग से बाल तो कटवा ले, ताकि हमें पता चल सके कि उसके कान हैं भी या नहीं। इस बात पर सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हंस पड़े। इस घटना के कुछ महीने बाद ही प्रकाश मेहरा की जंजीर रिलीज हो गई और अमिताभ एंग्री यंग मैन के रूप में लाखों युवाओं की पसंद बन गए। जबकि तकरीबन इसी समय 5 फ्लॉप फिल्मों की चोट से राजेश खन्ना का स्टारडम अचानक डगमगा गया था। नमक हराम की उस वक्त शूटिंग चल रही थी। सफलता सब कुछ बदल देती है। जंजीर की कामयाबी के बाद अमिताभ का मजाक उड़ाने वाले उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फोन करके कहा कि फिल्म नमक हराम में अमिताभ का रोल बढ़ाया जाए। उन्होंने ये मांग भी की कि फिल्म के पोस्टर्स और पब्लिसिटी में अमिताभ बच्चन को भी राजेश खन्ना के बराबर जगह दी जाए। फिल्म की प्लानिंग के वक्त अमिताभ बच्चन सह अभिनेता थे, मगर शूटिंग खत्म होते होते दौर बदल चुका था। नमक हराम में अमिताभ राजेश खन्ना के बराबर खड़े हो चुके थे। अमिताभ का कानों को ढकने वाला हेयर स्टाइल अब फैशन स्टेटमेंट बन चुका था। फिल्म इंडस्ट्री में सत्ता के इस बदलाव के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की नई पोजीशन पर सबसे सटीक टिप्पणी शायद बम्बई के नाइयों ने की थी। फिल्म की रिलीज के बाद बम्बई के कई हेयर कटिंग सैलून्स के बाहर नया बोर्ड लग चुका था। इसमें एक नई एंट्री फिल्म इंडस्ट्री में हवा का रुख पूरी तरह से बयां कर रही थी। राजेश खन्ना हेयर कट 2 रुपए, अमिताभ बच्चन हेयर कट 3.5 रुपए। उस दौर के गवाह रहे मशहूर स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान ने बड़े दार्शनिक अंदाज में बताया, ये जो शोहरत की शराब है, इसका नशा अलग है और बहुत गहरा है। जैसे जैसे शोहरत बढ़ती है, पैसा भी बढ़ता है, तो डबल नशा है। फैंस आपको देखने के लिए पागल हो रहे हैं और प्रोड्यूसर्स पैसा लेकर आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो 2 शराब पी रहे हैं आप। ये कॉकटेल जैसा है। ये नशा ज्यादा हो जाए तो कोई भी आदमी लड़खड़ा के गिर जाएगा। सलीम खान के मुताबिक राजेश खन्ना की जिंदगी में भी अचानक इस कॉकटेल की ज्यादती होने लगी थी। हर फिल्म, मैगजीन और अखबार में सुपरस्टार के नए बंगले की तस्वीरें छपी। आशीर्वाद भी राजेश खन्ना की तरह ही मशहूर हो गया था। एक तरह से ये बम्बई के टूरिस्ट डिपार्टमेंट का टूरिस्ट स्पॉट बन गया था। देश भर से बम्बई आने वाले लोगों की खास मांग रहती थी कि उन्हें सुपरस्टार का बंगला दिखाया जाए। हर रोज उनके पास फैंस के ऐसे हजारों खत आते, जिसमें पते के रूप में उनके नाम के साथ सिर्फ आशीर्वाद बम्बई लिखा होता। इनमें राजेश खन्ना की दीवानी लड़कियों के खुशबू से महकते खत भी होते थे, शादियों के प्रपोजल भी, और खून से लिखे ऐसे खत भी थे जिनके बारे में पहले भी बहुत कुछ कहा और सुना जा चुका है। खतों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि राजेश खन्ना ने उन खतों को छांटकर उनका जवाब देने के लिए बाकायदा एक शख्स को रख लिया। ये शख्स थे प्रशांत कुमार रॉय। प्रशांत राजेश खन्ना के ऑफिस सेक्रेटरी बन गए और तकरीबन 20 साल तक आशीर्वाद में काम करते रहे। प्रशांत ने बताया, फैन मेल का ढेर लग जाता था हर दिन। काका जी अक्सर आते थे और पूछते थे कि प्रशांत, आज सबसे अच्छे खत कौन से चुने। वो जोर जोर से खत पढ़ते थे और हमारी तरफ देखकर मुस्कुराते थे। वो फैंस के जज्बात देखकर हैरान हो जाते थे और हंसते हुए पंजाबी में कहते, हुण की करा, इधर से लोग उधर से लोग, खून दे लेटर, मैं क्या करूं, ए की हो गया। मैंने खुद देखा है कि हर रोज 2-3 खत खून से लिखे हुए भी होते थे। खतों के जवाब में काका जी के ऑटोग्राफ वाली तस्वीरें भेजने की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। लड़कियों में उनकी फैन फॉलोइंग की गवाह रही एक मशहूर पत्रकार ने राजेश खन्ना के लिए उठे हिस्टीरिया की तुलना जंगल की आग से की। राजेश के लिए फैंस की दीवानगी पिछली पीढ़ियों की हर मिसाल से आगे बढ़ गई थी। रातों में राजेश खन्ना का जिक्र किया जाता, महिलाओं की किटी पार्टी में, बुजुर्ग औरतों के कीर्तन में और नव युवतियों के सपनों में।
किसी न किसी तरह उनके होने का एहसास बराबर होता था। वो जैसे हर सोच, हर पूर्वाग्रह, हर वर्ग के पार चले गए थे। राजेश खन्ना इतनी तेजी से ऊपर गए कि जिंदगी की लगाम उन्हें अपने हाथों से छूटती महसूस होने लगी। एक सुपरस्टार की जिंदगी सिर्फ उसकी अपनी नहीं रहती, कुछ हद तक उसके फैंस की भी हो जाती है। वो सुपरस्टारडम के गहरे नशे की गिरफ्त में भी आ चुके थे। वक्त के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए उन्होंने शराब से दोस्ती कर ली। कामयाबी का ये सुरूर और उसके साथ महंगी शराब का नशा अब राजेश की शामों का साथी बनता जा रहा था। हर शाम को राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद में खन्ना दरबार सजाया जाता। इस दरबार में सुपर स्टारडम के साथ उनकी जिंदगी में आए नए दोस्त और चमचे बैठक जमाते थे। शराब की चुस्कियों के साथ राजेश खन्ना की तारीफ शुरू होती, जो देर रात तक चलती रहती। यहाँ उनका हर शब्द हुक्म था और उसे मानना उनके इन चमचों का फर्ज। जी हजूरी करने वाले यही लोग धीरे धीरे उन्हें हकीकत से किस कदर दूर ले गए, इसका अंदाजा शायद राजेश खन्ना को उस समय बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन उनके करीबी लोग, खास तौर से अंजू, सब देखती थी। उनकी जिंदगी में भी बदलाव आया था। फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया की नज़र में वो सिर्फ सुपरस्टार की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन इसका कोई फायदा अंजू के फिल्मी कैरियर को नहीं मिला। राजेश अपने कैरियर और चमचों में व्यस्त हुए तो अंजू ने भी दोस्तों और पार्टियों में समय काटना शुरू कर दिया। उस वक्त के बारे में अंजू ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते थे कि मुझे अपनी पार्टियों और दोस्तों से फुर्सत नहीं है, लेकिन जब भी मैं उनसे मिलने जाती थी तो वो अपने चमचों से घिरे रहते थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, कम से कम जब मैं उनसे मिलने आऊं उस समय तो वो अपने चमचों को दूर रखें, लेकिन वो चमचे हमेशा उन्हें घेरे रहते थे। दरअसल राजेश खन्ना को उन लोगों की जरूरत थी। अपनी बीमारी से पहले दिल्ली में राजेश खन्ना और उनके ज्योतिषी दोस्त भरत उपमन्यु के बीच एक टेलीविजन सीरियल के निर्माण को लेकर कई बार बातचीत हुई थी। इस सीरियल का विषय भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित था। फिर राजेश खन्ना बीमार हो गए और मुंबई चले गए, जहां उनका इलाज चल रहा था। इस दौरान भी जब भरत उनसे मिलने मुंबई जाते थे तो राजेश खन्ना के साथ इस कहानी पर बातचीत होती रहती थी। ऐसी ही एक बातचीत के दौरान राजेश खन्ना सोच में डूब गए और फिर भरत से बोले, भरत, इस कहानी का युग बदल देते हैं। ये आज के युग के श्री कृष्ण की कहानी होगी। एक ऐसा किरदार जिसे एक माँ ने जन्म दिया, फिर दूसरी माँ ने बड़े प्यार से पाला। उसमें टैलेंट और शक्ति कूट कूट कर भरी है, मगर अब कलयुग है और जीवन में उसे बड़े बड़े संघर्षों से टकराना है। कैसे वो इन सबको पछाड़कर जीत हासिल करता है, उसका जो जीवन युद्ध है वो कैसे जीतता है, ऐसा कुछ सीरियल बनाते हैं। शायद जाने से पहले ये वो आखिरी कहानी जिसे राजेश खन्ना दुनिया को सुनाना चाहते थे। ये कहानी शायद उनके दिल के बेहद करीब थी, जैसे उनके अंदर छुपी हुई, लेकिन जो राजेश खन्ना की जिंदगी की अलग अलग घटनाओं के दौरान कहीं न कहीं बाहर झांकती नजर आती रही। इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त के पन्ने पलटकर 69 साल पीछे जाना होगा, वो दिन जब एक बच्चे जतिन खन्ना का जन्म हुआ। राजेश खन्ना की खराब होती हालत की खबरें अब भी लगातार आ रही थी। वो अब भी मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट थे और उनका पूरा परिवार उनके साथ था। भरत उपमन्यु याद करते हैं, जब लीलावती में थे एडमिट, मैं उनसे मिलने गया था। उन्होंने सबको कमरे से बाहर जाने को कह दिया। हम इन दिनों आध्यात्मिकता और ज्योतिष पर बात करते थे। उस दिन हमने भगवत गीता पर बहुत चर्चा की। फिर मैंने उनसे पूछा, काका जी, डर लग रहा है क्या? वो कुछ पल के लिए चुप हो गए, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर बोले, नहीं यार, डर वर नहीं लग रहा, लेकिन कुछ अच्छे काम मैं और करना चाहता था। वक्त अच्छा आ रहा था, फाइनेंशियली अच्छा टाइम आ गया था। मैं कुछ और फिल्में बनाना चाहता था, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा।
भरत बताते हैं कि ये बात कहते कहते राजेश खन्ना के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द उभर आया। ये तकलीफ बीमारी की नहीं थी, बल्कि शायद अधूरी ख्वाहिश की थी। ख्वाहिश कि जाने से पहले अपने किसी रोल के जरिए बस एक बार वो फिर सबके दिलों में बस जाएं, चाहे एक बार ही सही उनके फैंस फिर लौट कर आ जाएं। कहीं न कहीं उनके दिल से निकलती ये दुआ शायद सुनी जा रही थी।